हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही शानदार लाजवाब जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी टाइम पे जुड़ेंगे। और टॉपिक तो आपको पता ही है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, पार्ट नंबर 2 हो जाएगा। तो एक बार फटाफट से सभी लोग आ जाएंगे। आप लोग कैसे हैं, एक बार बताएं अपने बारे में। और आपकी पढ़ाई, आपका रिवीजन कैसा चल रहा है? आइए 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 आइए, जल्दी आइए। कुछ आपसे बातचीत भी करनी है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए मतलब आपके जो है ना, वो वही आपके मेजर डाउट्स हैं। और मेजर डाउट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। भाई हाँ, क्या आपका ऐसा डाउट रह रहा है जो दिक्कत कर रहे हैं? चलिए जी, शिल्पी, ज्योतिष कुमार, योगेंद्र, शेखर कुमार, नंदिता, सुमित, गौरव शर्मा, अशोक कुमार पाल, प्रीति, कौशल, निर्मल ठाकुर, गौरव सिंह, एम ज्योति। चलो, उन तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जिसका नाम नहीं ले पा रहे हैं, कृपया बिल्कुल बुरा ना माने, क्योंकि आप लोग मेरे दिल के पहले वाले चैम्बर में रहते हो। सभी से मेरा बहुत प्यार है। ठीक है जी। चलो अच्छा। तो टॉपिक आपको मालूम है कि सीक्वेंस एंड सीरीज है हमारा। हमने एक 23 तारीख को इसका लास्ट लेक्चर लिया था। संडे को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ वर्कशीट के ही मैंने क्वेश्चन करवाए थे। बाकी अब आपके दिमाग में ना, आपके माइंड में, आपके हिसाब से जो है डाउट्स हैं वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपके डाउट्स क्या हैं और उनको हम कैसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास करने वाला हूँ वो मैं बताऊँगा। ठीक है जी। तबीयत की बात करी जाए, तबीयत तो ठीक है फिलहाल, लेकिन अभी ये है कि कल शायद आपको पता भी होगा, कल 12 घंटे की समथिंग मैराथन थी। तो वो होता गया है कि मान लो जब लंबी क्लास ली जाती है ना, तो लंबी क्लास में देखो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब अगर देखा जाए तो वो एक तरीके से हैबिट में आ चुकी है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब क्लास ओवर हो जाती है ना, पूरी प्रॉपर क्लास अगर ओवर हो जाए, फिर क्लास के बाद में जब दिक्कतें स्टार्ट होती हैं। जैसे जब आप 12 घंटे क्लास कवर कर लो, या लगातार आप 8 या 10 घंटे समथिंग समथिंग आप क्लास करोगे बिना किसी रेस्ट के, ओवरऑल कंटिन्यू आप क्लास पे हो, तो वो तब दिक्कत नहीं करता है। तब दिक्कत करता है जब क्लास खत्म हो जाए ना, तब उसके 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद दिक्कत करती है। 1 घंटे बाद दिक्कत क्या होती है वो भी समझाता हूँ। अ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहीं अगर पढ़ा रहे होंगे तो उनको पता भी होगा, और जिसने कभी भी क्लास इतनी लंबी ली होगी। हालांकि अब तो मेरे को हैबिट में आ चुका है, लेकिन फिर भी ऐसा तो है नहीं कि इंसान हूँ, लगता ही है वो हो ही जाता है। 1 घंटे बाद में दिक्कत आती है। 1 घंटे बाद में दिक्कत क्या आती है? गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ने का मतलब ये है कि ना नींद आती है, और ना ही उसमें जो है आपकी जैसे बॉडी है, बॉडी का ना ही पेन जाता है, क्योंकि परमानेंटली खड़े हो 10 से 12 घंटे समथिंग, तो ये पैटर्न हो जाता है उसका। तो नुकसान तो हो ही जाते हैं उससे। तो फिलहाल आज मैं आपसे यही कहने वाला हूँ। हालांकि आपने ये बात बोल दी, बाकी मेरी तबीयत तबीयत कोई दिक्कत नहीं है, तबीयत सब बढ़िया है। और कुछ आपके लिए मैं प्लान भी कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मेरे पास में समय फ्री हो जाएगा उसी तरीके से मैं आपको क्या कर दूंगा, एक एक्स्ट्रा क्लास या XYZ जो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकता हूँ वो मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले सभी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव, राम राम। चलिए जी, अब मैं आपको बताता हूँ क्या। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या काम करना होगा आज की क्लास। हाँ, आज की क्लास के बारे में बता रहा हूँ कि आज की क्लास आपकी ज़्यादा लंबी मैं नहीं ले पाऊंगा। आज की क्लास में ज़्यादा लंबी नहीं ले पाऊंगा भैया। केमिस्ट मैथ PDF मैथ्स की है, वीडियो केमिस्ट्री की है, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ऑफ करने का कोई मतलब वैसे मतलब नहीं है। मुझे भी लगता है अगर मैं भी कहीं पढ़ रहा होता तो मुझे भी रेगुलरिटी चाहिए होती है। अगर मैं आपका रेगुलरिटी को जो है ब्रेक कर देता तो कहीं ना कहीं अंदर से लगता है, चाहे वो समझ लो कि वो हमारा फ्लो बिगड़ जाता है। इस रीजन से मैंने आपको ये क्लास लगाई है। कोई दिक्कत नहीं है, फ्लो में रहना चाहिए हर एक चीज़। ठीक है, सभी के कमेंट आते हैं। चलो जी, अब हम आपके कुछ डाउट्स लेते हैं जो आपके लिए मतलब जो आपके जेन्युइन डाउट है, उनको पकड़ता हूँ। सबसे पहली बात तो है कि मैंने प्लानर को बोल रखा है, लेकिन प्लानर अभी तक आया नहीं है। दूसरा डाउट है वर्कशीट का सॉल्यूशन कब होगा। तीसरा है कि एक्स्ट्रा क्लास कब होने वाली है। जैसे इसमें ना अब आपको 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर हम प्लानर के बारे में बात करें तो भैया अब हम फ्री हो पाए हैं। अगर मेरी अभी तक जो चल रही थी, अभी मेरे पास ज़्यादा क्लासेस थी। तो प्लानर जो है कल मैं आपको डेट और टाइमिंग सब बता देता हूँ। प्लानर में हम कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हैं। कल ये जो प्लानर आने वाला है वो 12 बजे आने वाला है। कितने बजे? कल 12 बजे आपका प्लानर बनेगा। और वो भी यूट्यूब पर। कहाँ पर आएगा भाई साहब? यूट्यूब पर आपका प्लानर आएगा। ठीक है जी।
क्योंकि बाकी तो आपको एप्लीकेशन में परेशान करूंगा नहीं। वर्कशीट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। देखो वर्कशीट के मैंने समथिंग समथिंग 26 से 27 क्वेश्चन कर दिए थे, जो अभी लास्ट वाले संडे में मैंने करवाया था, इसी संडे को। तो उसमें मैंने 26-27 क्वेश्चन कर दिए थे। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं क्लास में ही कराऊंगा, क्लास में ही कराऊंगा। अब क्लास कब होगी ये देखो आप, अब आप जब चाहो तब क्लास में करवा सकता हूँ। तो केवल अब मैंने एक पैटर्न तरीका बदला है, तरीका ये बदला है वर्कशीट का ये तरीका बदला है कि अब हम इस चीज़ पे नहीं फोकस करेंगे। अब हम इस चीज़ पे नहीं फोकस करेंगे कि हम उसको वीकेंड में लेके ही जाएं। बात समझना मेरी बहुत ध्यान से। अब हम इस चीज़ पर फोकस नहीं करने वाले हैं कि अब हम उसको वीकेंड में ही लेके जाने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि जैसे भी कोई टॉपिक खत्म होता है उसका मैं सॉल्यूशन जो है वो आपके यूट्यूब पर उसी दिन प्रोवाइड करा दूंगा, जिस दिन मतलब मैं एक स्पेशल इवेंट लेके उसका सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। अब हम वीकेंड पे नहीं जाने वाले हैं, ठीक। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि अभी जो क्वाड्रेटिक के जो बचे हुए पार्ट हैं क्वाड्रेटिक के, उस क्वाड्रेटिक के क्या करने वाला हूँ कि इसकी मैं जो बचे हुए क्वेश्चन है, लगभग आपके समथिंग समथिंग 23 या 25 क्वेश्चन बचे हैं समथिंग, है ना। 23 क्वेश्चन आपके समथिंग ये बाकी हैं। और 23 क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपके कुछ पी वाई क्यू इसी में एंगेज करने वाला हूँ। पी वाई क्यू क्वाड्रेटिक के 23 क्वेश्चन आपके बाकी हैं, बाकी पी वाई क्यू को मैं एंगेज करूंगा और क्लास में इसकी इसी वीक में ले लूंगा, वो आपको मैं बता दूंगा कल। बाकी जो भी मेरे पास में टॉपिक ओवर होंगे, जैसे आपने सीक्वेंस एंड सीरीज ओवर किया है, सीक्वेंस एंड सीरीज की तुरंत हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस कवर करने वाले हैं। ये एक रेगुलर क्लासेस तो नहीं रहेगी, क्योंकि ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, क्योंकि अभी रेगुलर वाले रिदम में भी नहीं आया है, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक जो है वो रेगुलर बेसिस पे ख़त्म भी नहीं हो पा रहा है। रेगुलर बेसिस में क्लास तभी हो पाती है प्रैक्टिस की जब आप लगभग 10 या 12 या 10 या 15 टॉपिक आप खत्म कर चुके हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट को बनाने में टाइम लगता है लेकिन क्वेश्चन को बनाने में टाइम नहीं लगता, वो ज़्यादा जल्दी मतलब वो जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। ये एक मान लो मैंने ये तरीका बनाया। और बाकी आपके एक्स्ट्रा क्लास के बारे में बात करेंगे तो यही आपकी एक्स्ट्रा क्लास हो जाएंगी, जो हमने इसके बारे में बात करी है, यानी कि प्रैक्टिस के बारे में, या जो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको देंगे वर्कशीट में उसका प्लानर। और बाकी जो एक्स्ट्रा क्लास होगी तो एक एक्स्ट्रा इवेंट बोले तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि कुछ स्पेशल सेशन रहने वाले हैं, ठीक है। स्पेशल सेशन रहने वाले हैं। स्पेशल सेशन कौन कौन से होंगे वो भी समझ सकते हैं। स्पेशल सेशन रहेंगे आपके सिलेबस से जुड़े, रहेंगे आपके सिलेबस से जुड़े और रहेंगे आपके टॉपिक से भी जुड़े, ठीक है। और जो टॉपिक मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा वो मैं एक काम कर सकता हूँ, वो मैं आपके बैच में कवर नहीं कराऊंगा। रीजन, क्योंकि हमारे पास समय कम है। जितना मैं यहाँ पर कवर करा दूंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग स्पेशल सेशन में यूट्यूब पर, वो हम आपको यहाँ पर कवर नहीं कराएंगे, ठीक है जी। ये सही रहेगा क्योंकि हम दोनों को दोनों मतलब दोनों टाइम का यूटिलाइज कर लेंगे वहाँ से। हाँ 33 क्वेश्चन रह रहे हैं, ठीक है जी। 33 क्वेश्चन रह रहे हैं, चलो जी। 33 क्वेश्चन रह रहे हैं ना, 33 क्वेश्चन आपके रह रहे हैं। और हमारे प्लस पी वाई क्यू भी है, तो हम पी वाई क्यू, हालांकि तो मैंने क्लास में प्रॉपर डिस्कस कर दिया है पी वाई क्यू को, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। तो इसको हम कल आपको बताऊंगा कि भैया ये वाली जो है कब हम क्लास रखने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपको सब कुछ पता चल गया होगा। बाकी हम आते हैं सीक्वेंसर सीरीज में। लास्ट के लेक्चर में जो भी मैंने पढ़ाया उम्मीद करता हूँ वो चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर दिक्कत कर रहा है तो मुझे बता देना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। ठीक है। बाकी आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन मैंने लास्ट पढ़ा है, उसकी वर्कशीट जो है आपको कल सुबह तक मिल जाएगी। कल सुबह तक मिल जाएगी आपकी क्यूबिक इक्वेशन की वर्कशीट। दूसरी बात क्या है, जो सीक्वेंस एंड सीरीज हमने अभी तक पढ़ा है या आज तक जो पढ़ा है या आज तक हम जो पढ़ने वाले हैं, इसकी वर्कशीट आपको कल प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए 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 चलिए, शुरू कर रहे हैं अब, है ना जी। शुरू कर रहे हैं अब। टू रेशियो फार्मूले का मतलब क्या है? टू रेशियो फार्मूले का मतलब है हमारे पास दो सीरीज दी जाएगी, दो सीक्वेंस दी जाएंगी। अब कोई भी दो सीक्वेंस हो सकती हैं, उनके मान लो सम दिए जा रहे हैं। मान लो एक सीक्वेंस का सम है, मतलब एक सीक्वेंस के एन पदों का सम हो गया, यहाँ पर एक दूसरे सीक्वेंस के एन पदों का सम हो गया। यहाँ पर S1 और S2 का मतलब ये नहीं कि एक पद का योग दो पद का योग। यहाँ पर लिख लेना आप अगर लिखना चाहो अच्छे से। ऐसे में आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जो है मेरे पास में एक एसएन सीरीज है और एक एसएन डैश सीरीज है। एसएन मतलब एक सीक्वेंस का सम है, एसएन डैश एक दूसरे सीक्वेंस का सम है। सीक्वेंस का मतलब अनुक्रम। तो दो हमारे पास में श्रेणी थी, उनके एन पदों का योग और एन पदों का योग का जो अनुपात है वो आपको दिया गया है।
अब बोलो भैया वो अनुपात एफ एक्स में दिया जाएगा, एफ में दिया जाएगा, टी एन में दिया जाएगा, किस में दिया जाएगा? ठीक है जी। आवाज़ मेरी सही नहीं आ रही, एक बार बताएंगे प्लीज़ सभी लोग। कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज़ सही नहीं आ रही है। ठीक है, ये अलग अलग हैं। अब इसमें देखो अलग अलग वैल्यू भी हैं। मान लो यहाँ पर हमारे पास में कोई फंक्शन होगा, फंक्शन का मतलब है कि कोई एन पदों का योग मुझे दिया जा रहा है एफ ऑफ एन, और इसके लिए एन पदों का योग है जी एन। अब यहाँ पे ना सबसे इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि ये तो मुझे एन पदों का योग दिया गया है, लेकिन अब एन पदों के योग में से आपको कन्वर्ट करना पड़े ना एनमा पद। टी एन का मतलब क्या होता है? एनमा पद। और टी एन डैश का मतलब क्या होता है? दूसरी श्रेणी का एनमा पद। तो आपको पता क्या काम करना होगा? मतलब बिल्कुल इजी पार्ट है ये। आपको एन की जगह, किसकी जगह पर? एन की जगह पर, जो ये एन नजर आ रहा है ना, इसकी एन की जगह पर आपको लिखना है। एन की जगह आपको क्या लिख देना है? एन की जगह लिख देना है 2n-1। क्या लिखना है भाई? 2n-1 लिख देना है। एन की जगह पर 2n-1 लिख देना है, मतलब एफ एन की जगह हो जाएगा 2n-1 एंड जी क्या क्या होगा? 2n-1। अब थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से चीज़ों को बेहतरीन तरीके से नोट कर लो। ये जो हमारा एस एन है ना, ये है एन पदों का योग, एन पदों के योग का अनुपात, एन पदों के योग का अनुपात। ठीक है जी, यानी रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू सीक्वेंस। यहाँ पर अगर हम इसको टीएन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एनमा पद, एनमा पद का अनुपात, एनमा पद का अनुपात, एनमा पद का अनुपात। हाँ जी ठीक है जी। उदयभान सिंह, जब आपको रिप्लाई नहीं करना है तो कमेंट सेक्शन बंद कर दो। जी भैया, जैसी आपकी आज्ञा। बात आप बोलेंगे तो शायद हो सकता है मैं उसको मतलब पढ़ पाऊँ। वैसे भी आपको पता है अगर मैं कमेंट पर फोकस करूंगा तो यहाँ पर फोकस नहीं कर पाऊंगा, ये भी है। बताओ अब आगे कुछ बात बोल दो, इससे बढ़िया तो यही है। अरे कोई बात नहीं है, फार्मूला लो भाई, आ जाओ। अब सुनिए आप, मेरे पास में एन पदों का योग का अनुपात दिया जा रहा था। कोई दो सीरीज होंगी, दो सीरीज के एन पदों का योग का अनुपात अगर एफ ऑफ एन इस तरीके से दिया गया है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि इसी एन पदों के योग का अनुपात को एन में पद में कन्वर्ट करो। एन में पद में कन्वर्ट कब हो सकता है? जब एन की जगह पर 2n-1 लिखा जाता है। इसका जस्ट अब उल्टा, इसका ना, इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा मतलब इस तरीके से, अगर आपको एनमा पद दिया जाता है, यानी कि अब आपको एनमा पद दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? एनमा पद। चलो इसको एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, अपने हिसाब से लिखूंगा इसको। देखो जी, मान लो आपको एनवा पद दिया गया था टी एन एंड टी एन डैश, और किसके रूप में? एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन के रूप में। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि टीन को एन एन पदों के योग में कन्वर्ट करना है, यानी किसको किस में कन्वर्ट करना है? एस एन अपॉन में एस एन डैश में, मतलब एक दूसरे के जस्ट क्या कर देने हैं आपको? एक दूसरे का भला करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो जब आप किसी टीएन को, यानी किसी दो सीरीज को ना, किसी दो सीक्वेंस के एनवें पद को एसएन यानी एन पदों के योग में कन्वर्ट करना होता है, तो आपको लिखना होता है एन की जगह पर, एन की जगह, एन की जगह क्या लिखना होता है भाई? एन प्लस में 1/2, एन प्लस में 1/2, यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा एफ ऑफ एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सेम प्रोसेस जी एन प्लस 1/2, ये होगा। इनको आप नोट कर लो, अब क्वेश्चन कर लो। इनको आप नोट कर लो फिर क्वेश्चन कर लो। चलो जी, जीएस के बारे में आपकी रिकॉर्डेड सेक्शन पढ़े हुए हैं, रिकॉर्डेड जो है ना, आपके लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप आपके ही बैच में, आप उसको देख सकते हो ना।
और जो हमारा परसेंटेज क्राइटेरिया है ना, तो जीएस में भी हमारा उतना ही चाहिए, जितना मैथ्स में जरूरी है ना उतना ही मेरे जीएस में भी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखना। ओके जी। प्रमोद मौर्य कह रहे हैं सर एलटी का पेपर देख लीजिए। भैया उसमें देख लिया मैंने, एनालिसिस कर लिया। आप कहना क्या चाहते हो वो बता दो। आप क्या कहना चाहते हैं वो भी तो बता दो मुझे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, एलटी का पेपर भी दिखाऊंगा और एलटी से जुड़े हुए और जो एग्जाम है उनको भी मैं देख लूंगा, ठीक है। अभी दिखा भी दूंगा। अभी हम इसकी वर्कशीट जो है आज डालने वाला हूँ, जितने भी पी वाई क्यू हैं, चाहे वो आपके टीजीटी आए हो, चाहे पीजीटी आए हो, चाहे एलआईसी है, चाहे सॉरी जीआईसी हो, चाहे आपका एलटी ग्रेड हो, सबको मैं दिखा दूंगा अभी। आज वर्कशीट इसकी मिलने वाली है आपको, तब देख लेना। जितना मैंने पढ़ा है ना, जितना आज आज तक मैं पढ़ूंगा या आज तक मैं जो पढ़ाऊंगा उसको देख लेना आप। हाँ जी भाई, ये क्या कहना चाहता है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन एम एंड एन टर्म्स ऑफ एपी। मतलब आपसे ये कहना चाहता है कि मेरे पास में रेशियो ऑफ सम दिया जा रहा है, सम दिया जा रहा है एम और एन टर्म्स ऑफ एपी का। मतलब यहाँ पर एस एम और अपॉन में एस एन का रेशियो है। कितना रेशियो है तो बोलोगे एम स्क्वायर, और अपॉन में कितना दिया जा रहा है, एन स्क्वायर दिया जा रहा है। अच्छा एक बात और है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या है, आपका जो सिंगल टर्मोलॉजी है, यानी कि एन के पावर में कितना था, एक था, एन की पावर में कितना है, एक था, तब ये केस अलग बनेगा। और जब आपके पास में एस एम या एस एन के लिए बाई सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स आते हैं, किस में आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टर्म्स आते हैं। भाई मैं एक मिनट आपका, मतलब एक मिनट में आपका लेना चाहता हूँ। भैया जी, प्रमोद जी, आपका ना कहने का तरीका अलग है। आप इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक ऐसा कि किसी को ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि यही एक जुबान है आपकी, यही एक वाणी है जिससे आप कुछ भी कह सकते हो। दूसरा, एक आप इसी को ना ये प्यार से भी बोल सकते थे अगर ये आप चाहते तो। आप अगर ये कहना चाहते हो कि मेरा लास्ट चांस है गुरुदेव, बर्बाद मत करिए मुझे, पहले तो मुझे ये बताओ कि है क्या, मतलब क्या बर्बाद कर रहा हूँ। आप बता तो रहा हूँ कि आपसे मुझे सजेशन सजेशन चाहिए, ये मैं हर एक लेक्चर में बोलता हूँ आपसे, बोलता हूँ ना, तो फिर इसने क्या बोला है कि जब मेरे पास में एम पदों का और एन पदों का अनुपात का जो टर्म्स दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। इसको ना मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा एन पदों में। बड़े ध्यान से समझना आप, बड़े ध्यान से समझना। जब हमारे पास में स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है, ये यूनिक है। ये यूनिक का मतलब एक दूसरा लॉजिक बन गया यहाँ पर, इसको अलग कर देना आप। इसमें आप जब टीएन में कन्वर्ट करने वाले होगे, यानी कि टीएम अपॉन में टीएन, क्योंकि इसने एन में पद में ही बात करी है, एम मा पद एन मा पद, तो क्या करना होगा, जहां स्क्वायर लिखा है इस प्रॉपर जगह आपको लिख देना है 2m माइनस का 1। ठीक है, 2m माइनस का 1, और इधर क्या हो जाएगा आपके पास में 2n माइनस का 1। 2n माइनस का 1 आया कहां से, आया कहां से, आया कहां से भाई, कल लास्ट वाला कॉन्सेप्ट याद है आपका, आया कहां से, हमें खुद नहीं पता आया कहां से। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद है कि हम जब एस एन को टी एन में कन्वर्ट करते थे तो क्या करते थे, 2an प्लस में b माइनस का a। याद आया कि नहीं याद आया, जल्दी बता दो, बताओ भाई। ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, अगर एस एन बराबर में ए एन स्क्वायर प्लस में बी एन है, अगर हम इसको टी एन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2an प्लस बी माइनस का ए होता था ना। तो आप हमें ये बताओ कि अगर एस एन का मान, एस एन का मान केवल एम स्क्वायर है, इसका मतलब है यहां पर 0m दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम अगर टीएन में कन्वर्ट करेंगे तो भाई जो पावर होती थी वो पहले आती थी 2m, और प्लस m का कॉफिशिएंट कितना है 0, उससे एम स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, एक माइनस हो जाएगा। तो क्या आपके पास में 2m माइनस 1 नहीं आएगा, बस यही तो है 2m माइनस का 1। जब स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट होता था तो ये वाला प्रॉपर एजेंडा लगाता था ना, ये वाला प्रॉपर मेथड, तो क्या आ जाएगा आपका 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस का 1। चलिए जी, समझो जरा इसको। मान लीजिए P किसी
पी जो है वो किसी वर्धमान श्रेणी ए के प्रथम एन धनात्मक पदों का योगफल है, और क्यू किसी अन्य वर्धमान समांतर श्रेणी बी के प्रथम एन धनात्मक पदों का योगफल है। मान लीजिए जिनका अनुपात दिया जा रहा है कुछ इस प्रकार से, तो ए के प्रथम पद व बी के प्रथम पद से अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या है, मतलब समझो क्वेश्चन का। समझिए भाई, इसने ये बोला है, क्या बोला है कि मेरे पास में एन पदों का जो योग है उसको उसने एक सीरीज का पी से डिनोट किया है। एक दूसरी सीरीज है जिसके एन पदों का योग क्यू है, लेकिन इसने अनुपात दे दिया है। अनुपात कहां पर दिया है देखो जरा, ये जो पी वाई क्यू हो गया, ये कोई एक दूसरी सीरीज है, ये कोई एक दूसरी सीरीज है। इनका अनुपात अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 5n प्लस में 4 अपॉन में कितना आ जाएगा, 9n प्लस 6, 9n प्लस 6 में। तो मेरे पास में n पदों का योग और n पदों का योग दोनों, मतलब दो सीक्वेंस है ना, अलग अलग सीक्वेंस है, उनके n पदों का योग ये दिया गया है। लेकिन मुझसे ये क्या बोल रहा है कि हमें ना प्रथम पद और, हाँ मतलब मुझे पदों में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड दी बी। तरीका मैंने क्या बताया था अभी आपको, कि एसएन को टीएन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एन की जगह पर 2n माइनस का 1 लिखना पड़ता है। तो 2n माइनस का 1 प्लस में 4, यहां पर कितना हो जाएगा, 2n माइनस का 1 प्लस में 6। फिलहाल अगर आप देखोगे तो आपका जो एनवा पद आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, माइनस में 5 और प्लस 4 तो माइनस का 1, तो 10n माइनस का 1 अपॉन 9 टू जा 18, 9 टू जा 18 माइनस का 9 और 6 यानी माइनस का 3। ये मेरे पास में पदों में कन्वर्ट हो चुका है। मैंने योग से कहां पर कन्वर्ट कर दिया, पदों में कन्वर्ट कर दिया है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ आप, कि यहां से अगर हम इसका पहला पद निकालेंगे, पहला पद का मतलब पता है क्या है, पहले पद का मतलब है कि n का मान 1 होना। पहला पद का मतलब n का मान 1 होना। अब अगर मैं यहां पर 1 रखूंगा तो 10 में से 1 चला जाएगा, कितना आएगा, 9। यानी पहला पद और पहला पद, n का मान 1 रखूंगा, 10 में से 1 गया 9, और 18 में से 3 चला जाएगा 15। 3 से काटोगे 3 3 जा 9 एंड 5, 3/5 आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है भैया। अभिषेक प्रताप सिंह, आप जो है ना, आप टेलीग्राम पे मुझे एक बार मैसेज कर देना, आप एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर देना आप। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसी में क्या काम करना था हमें, 10वें पदों का अनुपात चाहिए, 10वें पदों का अनुपात चाहिए। बाकी सारी चीजें सेम है जी, सेम है। तो अगर 10वें पदों का अनुपात चाहिए, मतलब हम टीएन की जगह पर क्या लिखना चाहते हैं, 10। तो अगर हम इसमें 10 लिखेंगे एन की जगह पर, तो यहाँ पर कितना था, 5n, तो 10 माइनस का 1, सॉरी 10n था, 10n और 18n, 10n, n का मतलब 10 है, माइनस का 1, 18n, 18 मल्टीप्लाई 10 माइनस में कितना था, 3 है। ये कितना होगा, 100 में से 1 चला जाएगा 99, 180 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 177। ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, 3 से होगा क्या, चलो 3 से काट के देखो। अच्छा, 3 से 33, 5 तिया 15, 9 तिया 27, 33/59। ऑप्शन नंबर सी राइट है हमारा। कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऑप्शन नंबर सी राइट है भैया। हम रखने को तो यहाँ पर भी रख देते, समझ रहे हो आप, एन का मान अगर रखते ना तो हम शुरुआत में ही रख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। रखने को तो मैं यहाँ पर ही रख देता मान, लेकिन मुझे पहले बताना तो पड़ेगा नहीं, पहला क्वेश्चन है भाई। चलो जी, चलो आ जाओ नेक्स्ट।
ये वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन कहना क्या चाहता था, कहना क्या चाह रहा है कि किसी अन्य वर्धमान समांतर श्रेणी बी के प्रथम n धनात्मक पदों का योग क्या होगा। मान लीजिए ये है, लेकिन क्वेश्चन कहना चाहता है कि यदि d a का सार्वधांतर है, पढ़ो एक बार, यदि d जो है स्मॉल d जो है a का सार्वधांतर है और जो कैपिटल D है वो v का सार्वधांतर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बताओ जी। ऑप्शन नंबर A B C D। बताओ भैया। डिफरेंस कितने का नजर आ रहा है, अब थोड़ा यहां से दिमाग लगाना पड़ेगा। डी जो है वो ए का सार्वधांतर है और ये जो कैपिटल डी है वो वी का सार्वधांतर है। देखो, आ जाओ इधर। यही है ना, हाँ जी। बताओ अभी। नहीं नहीं नहीं, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ भाई। डी सार्वधांतर कैसे पता चलेगा, हमें ये पता चल जाए सार्वधांतर कैसे पता चलेगा। जब मेरे पास में पहला पद कितना आ गया 3 और दूसरा पद पहला पद ये आ गया, तो अगर मैं इसी में दूसरा पद निकाल लेता हूं, अगर आप खुद सोच के देखो, सार्वधांतर में तभी तो मिलता है जब हम दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर दें। तो अगर T1 की वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो अगर मैं T2 निकालूं तो क्या मेरे पास में ये चीजें आसान हो जाएंगी। T2 रखेंगे तो 10 दूना 20 में से एक चला जाएगा, कितना बचेगा 19। और यहां कितना हो जाएगा, इससे ना करो आप, मैं बताता हूँ कैसे करो आप। यहां से आपको आइडिया लग जाएगा, सीधा सीधा देखो जरा, यहां से ही आपको आइडिया लग जाएगा। ये मेरे पास में सिंगल टर्म है कि नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट है ये तो। एसन दिया जा रहा है, एन का जो कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है, एन का जो कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है, डी होता है कि नहीं होता है। अरे ये तो हम फालतू कर रहे थे, ये एन का जो कॉफिशिएंट होता है वो डी होता है। लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में जाओ जरा, बोलो जल्दी बोलो। एन का जो कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है, डी होता है। एन का जो कॉफिशिएंट होता है वो डी होता है। तो सीधा सीधा यहां पर क्या हो जाएगा भाई, कहाँ गया भाई, हाँ जी, पहले वाली सीरीज में, यानी कि जो डी का मान है इस डी के लिए क्या हो जाएगा 5 और इस कैपिटल डी के लिए कितना हो जाएगा 9। 5 एंड 9 ये हमारे कॉमन डिफरेंस है, ये हमारे क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो क्या हो जाएगा, कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, डी। डी मेरा कैसा है, बड़ा है स्मॉल डी से, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल टर्मोलॉजी में जब मेरे पास में केवल केवल ए एन प्लस में डी आता था, तो वो जरूरी नहीं कि वो टी एन हो, ये भी सुनो, वो जरूरी नहीं कि वो टी एन ही हो। वो एस एन में भी अगर सिंगल वेरिएबल या ये बोल सकते हो लीनियर इक्वेशन बना रहा है, लीनियर इक्वेशन बना रहा है, तो जो भी हमारे पास में एन का गुणांक होगा वो हमारा डी होगा। वही तो बोल रहे थे, अरे वाह, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को, कि आप यही बोल रहे हो। ठीक है जी, इसमें आपसे क्या बोल रहा था, एनवा पद आपने निकाल दिया, फिर यहाँ पर 10वां पद आपने निकाल दिया, और यहाँ पर आपसे कॉमन डिफरेंस जो थे उनके बीच में कंपैरिजन कराया था दोनों सीक्वेंस के बीच में। तो आपने कहा पहले वाले सीक्वेंस में 5 का अंतर है, दूसरे वाले में 9 का अंतर है, 9 वाला ज़्यादा बड़ा है। इधर आते हैं, ये पढ़िए आप जरा। एपी के प्रथम पी पदों का योग क्यू पदों के योग से अनुपात जो दिया जा रहा है वो मुझे दिया जा रहा है पी स्क्वायर रेशियो क्यू स्क्वायर। तो आप जरा स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट में आप बताओगे तो इसका जवाब क्या होगा। यहाँ पर लिख जरूर लेना, लिख लेना ये कि यहाँ पर जो ना एस पी जो है और ये जो एस क्यू है इसका रेशियो दिया जा रहा है पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। तो इसने क्या बोला है कि द फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू द कॉमन डिफरेंस, प्रथम पद सार्वांतर के बराबर होगा। पहला पद यानी फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू द ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस, पहला पद सार्वांतर से दो गुना के बराबर में होगा। कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म। जो हमारा
क्या कह रहे हैं इसको, कॉमन डिफरेंस है वो आपके पहले पद से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। या फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो हमारा पहला पद है वो कॉमन डिफरेंस के स्क्वायर के बराबर में आएगा। अब आप लोग बता सकते हो मुझे। हाँ लीनियर बनेगा तो हर जगह होगा, हर जगह कॉन्सेप्ट एक जगह जो मैं बता रहा हूँ ना वो हर जगह यूटिलाइज होगा। भैया पता है लास्ट क्लास का बहुत बहुत मतलब गहरा इसमें यूज किया गया है लास्ट क्लास का। आप हमें ये बताओ कि अगर ये एसपी दिया गया है, मतलब पदों का योग का अनुपात दिया गया है, तो अगर हम इसको टीपी यानी कि टीएन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ये बात पता है पी स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2p माइनस का 1। इसको क्या लिखा जा सकता है, 2q माइनस का 1। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। अब आपको ये पता है कि ये सिंगल वेरिएबल बन गया। अगर सिंगल वेरिएबल बन गया है तो यहाँ पर p के साथ में जो भी गुणांक है वो हमारा d का मान आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। q के साथ में जो भी गुणांक है वो हमारा d मतलब कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। करने को आप यहीं से भी कर सकते थे कि जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है जिसकी पावर में 2 होता है उसका जो गुणांक आएगा उसका डबल कर दो तो वो हमारा क्या हो जाता है, कॉमन डिफरेंस हो जाता है ना जी। अब हमें ये बताओ आप कि इसमें मुझे ए का पद कैसे मिलता है। ए का पद मिलता है जब हम p के कॉफिशिएंट यानी 2 और इस वाले कॉफिशिएंट को जोड़ेंगे तो 2 माइनस का 1 कितना आ जाएगा, 1। यानी यहां से आपको ये पता चल गया जो हमारा a है वो जो हमारा a है वो कितना होना चाहिए, d का आधा, या ये बोल सकते हो d जो है वो 1 का डबल है। तो यहां से बताओ क्या आंसर आएगा, कॉमन डिफरेंस इज द इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ a। ऑप्शन बिल्कुल सही करेक्ट है, सी आंसर आपका राइट है। कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, डी के डबल होगा, डी ए के डबल होगा। अब ए में कितना दिया जा रहा है, 1 दिया जा रहा है, समझो तो इस बात को। तो क्या हो गया भाई, डी का मान 2 है, ए का मान 1 है, तो जब 1 है तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 रखना है, तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग बी बता रहे थे, भैया गलत हो गए आप। ठीक। और सच मायने में देखा जाए तो हमें ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, मतलब ईमानदारी जिसको ये पता है उसको बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं। बोलो क्यों, क्योंकि ये एसपी में स्क्वायर वाले टर्म्स में दिया जा रहा है। अगर स्क्वायर वाले टर्म्स में दिया जा रहा है तो इसके साथ में जो गुणांक 1 का है ना इसका डबल कर दो बस, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, डी का मान। और अगर मुझे इसका पहला पद चाहिए तो पहला पद कैसे मिलेगा, बोलोगे पी स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, बाकी पी का कॉफिशिएंट दिया नहीं गया यानी कि 0, फिर भी कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 1 आ जाएगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे वहां से। चलो जी, यदि समांतर श्रेणी 2 5 8 के प्रथम 2n पदों का योग समांतर श्रेणी 57 59 61 के प्रथम n पदों के योग के बराबर है तो n का मान क्या होगा, तो n का मान क्या होगा। कुछ भी बने, क्वाड्रेटिक बन रही है तो वहां से भी हम डायरेक्टली कह सकते थे। आपने एस एन का फॉर्मूला लिखा था ए एन स्क्वायर प्लस में बी एन, आपने टी एन में बदला था 2an प्लस बी माइनस ए, तो दोनों जगह से काम हो जाएगा। किसी से भी आप सॉल्व करना चाहो सॉल्व हो सकता है। बताओ भैया। देखिए जी, समझिए आप, इसने ये बोला है कि पहले वाली सीरीज जो है हमारी, जो फर्स्ट सीरीज है उसका 2n पदों का जो सम है वो एसएन पदों के योग के बराबर में आता है, ये इसने बोला है। अच्छा ये इसने बोला है तो अब आपको क्या काम करना है, इसके 2n पदों का सम निकालना है। जब इसके लिए सम निकालूंगा तो 2n/2 ब्रैकेट में कितना होगा, 2a प्लस n माइनस 1, यानी 2n में से 1 चला जाएगा और माइनस का d, यही होगा ना। तो अब एक काम करो बदल दो a का मान, a का मान 1 हो गया और इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 3 का, और a का मान 2 है, तो उठाकर यहाँ पटको, तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये n बनेगा, a का मान 2 हो गया तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर d का मान 3 है तो 3 × 6n माइनस का 3 इक्वल में
एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2n/2। तो n पदों का योग का फॉर्मूला यही तो होता है ना, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1/t। सही है ना? ठीक है, चलो n/2। अब एक बात बताओ, n/2 है, ब्रैकेट में 2a होगा, लेकिन हमें पता है दूसरे वाले टर्म में a का मान कितना है 57 है। तो 57 दूना कितना होता है 104। तो 104 प्लस में n-1 तो n-1 और d की वैल्यू कितनी है 59 और 57 के बीच में 2 की गैपिंग है 2। अब इनको जरा सॉल्व करो आप, कितना होगा ये 2 को कॉमन कर लो, यहां से 2 को कॉमन कर लो, 2 को उड़ा दो, तो भाई ये क्या बनेगा 104 में मैंने 2 को उड़ा दिया तो कितना बनेगा 57। अरे क्या कर रहे हो, 57 कहां से हो जाएगा कुछ भी, 114 है। और एक काम करते हैं, यहां से 2 और यहां से 2 कॉमन करेंगे तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 57 और प्लस में कितना आ जाएगा n-1। ठीक है जी, अब सॉल्व करते हैं आप। 6n² क्या हो जाएगा 6n²। यहां पर कितना बनेगा भैया, 4 में से 3 चला जाएगा 1, यानी प्लस का n इक्वल में ये कितना हो रहा है 56n। 56n 56 ऑफ n एंड प्लस में n²। अब एक काम करो आप, हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। हिट एंड ट्रायल मेथड आप यूज करो तो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। चाहो तो एक काम कर सकते हो तो ना, ये तो उड़ जाएगा ना आपका, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये तो और कैलकुलेशन इजी हो जाएगी n से n। अब देखो जरा, ये कैलकुलेशन में हमने मल्टीप्लिकेशन की जगह ना हम इसको सीधे उड़ा भी सकते हैं, इक्वल में है ना n n, तो उड़ा भी सकते हैं इसको। तो ये मेरा उड़ गया, तो ये कहाँ क्या बचेगा 6n+1 इक्वल में ये बन जाएगा n प्लस में 56। 56 बताओ जरा इसका जवाब, 114 होगा। हाँ भाई कर तो दिया 114। ये हो गया 5n, ये हो गया 55, n का मान 11, n का मान 11। ऑप्शन नंबर सी राइट है। हटाओ जरा। नेक्स्ट, if 19th term of an non-zero AP is 0 then 49th term रेशियो 29 टर्म। मतलब आपसे वो ये कहना चाहता है कि किसी एपी का 19वां पद जो है वो क्या है 0 दिया जा रहा है। किसी एपी का जो 19वां पद है वो आपका कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो 19वां पद जो है हमारा 0 दिया गया है। मुझसे ये पूछा जा रहा है कि भाई बताओ 49वें पद का अनुपात 29 पद में क्या होगा। 49वें पद का अनुपात यानी कि 49th टर्म रेशियो 29th टर्म का क्या होने वाला है, बताओ भैया। एक बात बताएंगे आप, जैसे मान लो ये 19वां पद है, 19वें पद को हम किस तरीके से लिख सकते थे। क्या 19वें पद को हम इस तरीके से लिख सकते थे a प्लस में 18d, a प्लस में 18d। 19वां पद पूछा जाता है तो 1d कम हो जाता है, ऐसे ही तो होता है ना। अच्छा मान लो अगर ये 49वां पद है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस में 48d, ऐसे करके तो लिखा जा सकता है ना। ये अगर 29वां पद है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस में 28d। जितने लोग इस तरीके से सोच रहे हैं क्या वो सही सोच रहे हैं, एक बार बता के देखें, क्या आप ये सोच सही सोच रहे हो। बताओ भैया, क्या आप ऐसे करोगे तो बिल्कुल सही सोच रहे हो क्या। अरे वाह, आंसर भी दे दिया, मतलब आप सही सोच रहे हो। यहाँ से अब हम क्या करेंगे a का मान निकाल लेंगे इस जगह से। अब हम यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी मिलेगी भाई -का 18d।
कितनी मिल जाएगी मुझे, ए का मान मिल जाएगा -18d। लिखो भैया -18d। तो -18d यहाँ पर हो गया, 48d यहाँ पर लिख दिया, और अपॉन में कितना हो जाएगा, -18d एंड प्लस में 28d। तो 48 में से 18 गया, कितना बचेगा, तो बोलोगे भैया 30। और यहाँ पर कितना बन जाएगा, तो 18 में से 28 यानी कि 10। फिलहाल आप देख पा रहे होगे 3/1 बन रहा है, मतलब इसका ये कि 3:1 हो गया। ऑप्शन है करेक्ट। नन जीरो का मतलब है ये टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। एक ऐसा एक ऐसी एपी है जो नन जीरो है। नन जीरो का मतलब है किसी भी कोई भी पद जीरो नहीं है आपका। ठीक है, चलो। बाकी ये 19वां पद है वो जीरो दिया जा रहा है। तो अब इसमें नन जीरो का मतलब यही हो गया ना आपका, कि भाई जो हमारी सीरीज है वो जीरो नहीं है, नल नहीं है। हाँ जी भाई, चलो एक और स्पेशल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कहना चाहता है प्रथम n सम संख्याओं और n विषम संख्याओं के योग का अनुपात क्या है। अच्छा, सम संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं क्या है, उनके योग कैसे आप निकालोगे। मतलब ये ना एक ये जनरल क्वेश्चन है, आप अलजेब्रा में भी इसका यूज करते थे। अगर आपने नॉन टेक मैथ पढ़ी है, यानी कि एलिमेंट्री मैथ पढ़ी होगी, तो आप कर सकते हो वहां से। बताओ जी, n सम संख्याओं का योग कितना होगा, विषम संख्याओं का सम कितना होगा, कि कोई मुझे भैया बता दे कि हाँ फार्मूला मुझे पता है बस। आप डाउट पूछ लो, ऐसे ना बोला करो कि आप तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते हो। भाई अगर हम आपकी इन बातों का जवाब देंगे ना, तो फिर जो डाउट रहेंगे वो रह जाएंगे। तो आप सीधा आप ये काम करो, आप बता ही दो। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाओ। निर्मल ठाकुर जी, हाँ हम यही तो काम करने वाले हैं ना, कि आधा आधा पढ़ाकर छोड़ेंगे। प्रथम एन सम संख्याओं, एन सम संख्याओं का मतलब क्या हो जाएगा, एन सम संख्याओं का मतलब हो जाएगा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। ठीक है जी। इसके बाद में मान लो 8 हो गया, डॉट 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 डॉट। एन सम संख्याओं का मतलब हो गया लास्ट वाला पद क्या हो जाएगा, एन इवन, एन इवन, एन इवन टर्म। और अगर मैं ऑड के बारे में बात करता हूं तो 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, एन ऑड टर्म। अब हमें ये कोई बता सकता है कि क्या मैं ये आखिरी वाले पदों को जो मान रहा हूँ, क्या वो सही मान रहा हूँ। क्या मैं ये आखिरी वाले पदों को जो मान रहा हूँ, क्या वो मैं सही मान रहा हूँ। आप बोलोगे वैसे इसमें अगर देखा जाएगा तो आप क्या ही मान सकते हो। देखो आंसर आ गया, मैं बोला तो। जिनका वो एलिमेंट्री मैथ के अकॉर्डिंग इन्होंने पढ़ा होगा, सम ऑफ एन टर्म्स वगैरह वगैरह वगैरह, या इवन टर्म्स का क्या होगा, ऑड टर्म्स क्या होगा, आंसर दे दिया। जनरल क्वेश्चन है ये, तो यहां से समझना आप। मेरे पास में अगर इसका योग निकालते हैं एस एन, पहले वाली सीरीज का, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में पद कितना है, टोटल पद है एन। तो सम निकाल रहे हैं तो n/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2a बोले तो 2 2 जा 4 प्लस में n-1 ऑफ डी। डी का मतलब क्या है, इनके बीच में अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। अपॉन में, अपॉन क्यों किया, क्यों किया अपॉन, भाई क्योंकि इसका मुझे रेशियो ही तो बताना है ना, तो इसको अपॉन लिख दो। इसमें भी कितने पद है, बोलोगे n/2 टर्म्स है। अच्छा, a का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे a का मान 1 है, तो ये 2 ही बना कर देगा। और n-1 ऑफ 2, यानी इनके बीच में भी अंतर कितने का है, 2 का ही अंतर है। जरा सॉल्व करो इसको, देखो n/2 से n/2 कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ठीक है जी, n/2 से n/2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर कितना बन जाएगा, 2n माइनस का 2, मतलब ये बन रहा है 2n प्लस में 2 डिवाइडेड बाई। यहाँ से देखना, माइनस का 2 कैंसिल है, ये बन गया 2n। ऊपर से आपने क्या कर दिया, 2 को कॉमन कर लिया, तो n+1 अपॉन में कितना आ गया, n आ गया। n+1 अपॉन में n, जिसको आप बोल रहे हो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। शाहरुख भैया ठीक है, मैं देख लूंगा एक बार उसको।
ठीक है जी। भैया अंतर दो का जा रहा है, दो में दो जोड़ोगे चार, एक में दो जोड़ोगे तो तीन। ठीक है जी। चलो, इसके बाद कोई अच्छा सा टॉपिक कराना। पता है इसका, इस टॉपिक का वेटेज क्या है? अच्छा सा टॉपिक तो बता रहा हूँ। इस टॉपिक का वेटेज क्या है एलटी में, मालूम है आपको? एनालिसिस मैंने कराया था, टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चन बताए थे। कितना है इसका वेटेज? 8 क्वेश्चन बने एलटी से। एलटी के लास्ट के 2018 वाले एग्जाम में इसके 9 क्वेश्चन बने इस टॉपिक के। अब आपको अगर ऐसा लगता है कि ठीक है इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक दूसरा हो सकता है तो कोई बात नहीं, इसको हम बीच मझदार में तो नहीं छोड़ेंगे। आपको छोड़ना है आप छोड़ सकते हैं। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बाद में शुरू किया जाएगा। चलो जी, ये आखिरी का मतलब तीसरा क्वेश्चन है ये आज के सेशन का, क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला था आज का सेशन थोड़ा सा छोटा रहेगा। A1 A2 A3 डॉट 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 समांतर श्रेणी में इस प्रकार हैं। यानी कि ये हमारे पास में कुछ पद हैं जो कि हमारे समांतर श्रेणी में है, लेकिन समांतर श्रेणी में ये कहा जा रहा है कि जो हमारा पहला पद है, जो 7वां पद है और जो 16वां पद है वो कितना दिया जा रहा है? 40 दिया जा रहा है। तो बोल रहा है तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योग क्या होगा? प्रथम 15 पदों का योग, यानी 1 से लेके 15 तक। 1 से लेके 15 तक। 1 से लेके 15 तक। अभी हम सभी की बात सुन लेंगे प्लीज। अभी अभी ना प्लीज थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, ये क्वेश्चन कवर कर लें फिर इसके बाद में। पेपर का लेवल आपको खुद ही पता चल जाएगा जब मैं इसके PYQ दे दूंगा। आपको खुद मतलब उस चीज को एनालिसिस कर लेना कि हाँ भाई इससे ज्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है जी। ये कह रहे हैं लेंदी प्रश्न है, जितने लोगों को लगता है ये लेंदी है, मेरे हिसाब से अगर देखेंगे तो ज्यादा था 35 30 सेकंड में इसका आंसर आएगा। A1 का मतलब क्या हो जाएगा? ओनली पहला पद। और A7 का मतलब हो जाता है A प्लस में 6 ऑफ डी, होता है कि नहीं होता है? 16 का मतलब हो जाएगा A प्लस में 15D। बराबर में कितना दिया जा रहा है? 40 दिया जा रहा है। अब आप खुद सोच करके देखो, A कितनी बार आ रहा है? 3 बार A आ रहा है। आ रहा है ना? 15 और 15 6, 15 6 21 और 21 और 1 22। नहीं 21 ही तो होगा ना, तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पर। A प्लस में 6D, 1 A 3 A हो गया। अरे हाँ 15 6 21 ही तो बनेगा ना। 21D बराबर में कितना हो गया? 40। अब एक काम कर सकते हो, 3 को कॉमन कर लो यहाँ से। जब 3 को कॉमन करोगे तो यहाँ बनेगा A प्लस में 7D बराबर में 40। ठीक है जी। तो चाहो तो आप A प्लस में 7D की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी? 40/3। क्योंकि इसका मुझे यूज करना है, मुझे चाहिए शुरुआत के 15 पदों का योग। अब अगर 15 पदों का योग चाहिए तो आप मुझे ये बताओ, सम ऑफ 15 टर्म्स, तो 15/2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 2A प्लस में 15 में से 1 चला जाएगा 14D। बात समझ में आ रही है ना? इधर क्या करते, अंदर से 2 को कॉमन करेंगे। जब 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा A प्लस में 7D, और इसकी वैल्यू आपको पता है, ये 15, 2 से 2 कैंसिल हो गया। A प्लस 7D की वैल्यू कितनी है? 40/3। 3 से कैंसिल कर दो 5, 5 को 20, 200। ऑप्शन नंबर ए राइट। क्यूबिक इक्वेशन की मैं एक काम करूंगा, क्यूबिक इक्वेशन की आज शाम तक 5 बजे तक आपकी वर्कशीट मिल जाएगी। बाकी इससे रिलेटेड जो वर्कशीट है वो भी आज शाम को मिल जाएगी, लेकिन हम सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रॉपर नहीं मिलेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज के जहां तक हमने आज के कॉन्सेप्ट पढ़ाए यानी इस जगह तक आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है भैया। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। यदि किसी समांतर श्रेणी के 11वें पद का दोगुना उसके 21 पद के 7 गुने के बराबर है तो उसका 25वां पद क्या होगा? मतलब समझना कि समांतर श्रेणी का जो 11वां पद है उसका दोगुना 21वें पद के 7 गुने के बराबर में है, तो 25वां पद क्या होगा? एक बार पढ़ लो इंग्लिश में। इफ द ट्वाइस ऑफ 11th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द 7 टाइम्स ऑफ 21 टर्म्स। मतलब 11 पद का डबल
11 पद का डबल, और बोल रहा है कि भैया 21वें पद के 7 गुने के बराबर में है। देखो यही दिक्कत है, दिक्कत तो इसी बात की है। 3 इधर जाएगा, एम होगा, मतलब पता नहीं कहाँ से क्या क्या चीजें आप पूछते हो। एम का मान ही नहीं है यहाँ पर, कहाँ एम है? कहाँ की बात कर रहे हो आप? माइनस एम इधर होगा, एम तो है भी नहीं इसमें। हमने क्या कर दिया, इन तीनों पदों को जोड़ा। पदों में अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं ना इनको। तभी मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना जिनको दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में दे दूंगा सेम वैरायटी के, करना उसको फोड़ के रख देना, उनके आंसर को जितना हो सके उसका यूटिलाइज कर लेना, जितना हो सके। कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करना है। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट को ही रटो, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रटनी होती है। मैथ यही बोलता है, जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही बेहतर रहेगा। यदि किसी सामान्य श्रेणी के 11वें पद का दोगुना, हाँ जी भाई सुनो, ये कहना चाहता है 11वें पद का दोगुना 21वें पद के 7 गुना है, तो T11 जो है ना, वो जो है 21वें पद के 7 गुना है। ठीक है, बढ़िया बात है। अब मुझे ये बताओ, 11वें पद को हम क्या लिख सकते हैं? 11वें पद को लिखा जा सकता है ना A+10D। बोलो जी, क्या हम 21वें पद को लिख सकते हैं ना A+20D? लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब एक काम करें, क्या काम करें बताओ, क्या काम करें? अंदर मल्टीप्लीकेशन कराओ इसका। 2A+20 बराबर में 7। चाहो तो आप कैंसिल भी कर सकते थे, आप तो बड़े होशियार बालक हो। एक काम करो, इसको जो है कैंसिल करके एक तरफ लाओ भाई। 2A+20 ये हो जाएगा 7A, एंड प्लस में 140 सबको एक तरफ लाओ, ये उसको उधर ले जाओ, तो 7 में से 2 चला जाएगा 5A, 140 में से 20 चला जाएगा तो बचेगा 120 ठीक है, बराबर में 0 हो जाएगा। 5 को कॉमन कर लो तो A प्लस में कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 20, 24×5 120, यानी मेरे पास में ये आ गया है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 25वां पद बताओ। अगर 25वां पद आपको बताना है तो आपको पता है A+24D ही हमारा होता है, क्योंकि 5 को मदर ले जाएंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 25वां पद अगर बताना है तो क्या होगा आंसर आपका, 25वां पद। 25वें पद का मतलब होता है A+24D, और A+24D की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी है, तो बोलोगे 0। ऑप्शन सी। खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं भैया, बस थोड़ा सा समय दे दो, थोड़ा सा समय दे दो। और वो समय हम केवल आप तक आपसे मांग रहा हूँ। आज कितनी तारीख है, 26 तारीख है ना। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट के साथ में ना, मुझे समय चाहिए, बस थोड़ा समय चाहिए, वो है केवल और केवल 6 या 7 तारीख तक, केवल 7 या 8 तारीख तक मुझे समय दे दो, यानी 8 सितंबर तक। मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि 7 तारीख को मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो बस 8 को जैसे मैं आऊँगा ना, आपके वो स्पेशल सेशन इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप खुद ही बोलोगे कि हाँ भाई अब हो पाएगा। थोड़ा सा समय चाहिए बस मुझे। ये है आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। बाकी मैं क्यूबिक की वर्कशीट आज अपलोड करवा दूंगा, और इसकी वर्कशीट भी मैं आपको अपलोड करवा दूंगा। समथिंग 15 या 13 क्वेश्चन है इसके, इस कॉन्सेप्ट तक के PYQ में। बोल रहा है कि यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग की 1/5 गुना है, मतलब समझ रहे हो आप ना, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अच्छा ये बताओ, n प्राकृतिक संख्याओं का योग पता है? n प्राकृतिक संख्याओं का योग पता है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी आपसे कोई कहना चाहता है कि 1+2+3,
क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और n तक हम जा रहे हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, इनका सम क्या होगा। इसी जगह पर वो ये भी कह सकता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, ये भी कह सकता है n नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी ये हो जाएगा भाई n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग, ये क्या हो जाएगा, n प्राकृतिक संख्याओं के घन, घन मतलब क्यूब, घनों का योग। चलो जी बताओ, यहाँ पर ये कह रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर। ये कह रहा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n का क्यूब, इनकी वैल्यू बताओ आप। ठीक है भाई, आज क्वेश्चन, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है n ऑफ n प्लस का 1/2। ठीक है जी, स्क्वायर अगर होता है तो स्क्वायर में होता है n ऑफ n प्लस का 1, 2n प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 6। क्यूब में कुछ नहीं करना है, जो प्राकृतिक संख्याओं का योग है उनका स्क्वायर कर देना है, यानी कि n ऑफ n प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, बस इतना करना है। ये आपके हैं कुछ प्राकृतिक संख्याओं के घनों, वर्गों और नॉर्मल प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, वर्कशीट में आंसर मेंशन हो जाएंगे, जैसा मैंने आपको बोला भी था कि केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर मैंने मेंशन नहीं कर पाए थे। अब जितनी भी वर्कशीट आएंगी उनके सभी के आंसर जो हैं वो आपके मैच होंगे, सभी के आंसर जो होंगे, और नीचे आंसर शीट उसकी बनी होगी, आप उससे चेक भी कर सकते हो। चलो जी बताओ, n प्राकृतिक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 1/5 गुना है। तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n ऑफ n प्लस का 1/2 इक्वल टू 1/5 गुना है किसके, वर्गों का योग के, यानी वर्गों का योग क्या होता है n ऑफ n प्लस का 1 एंड 2n प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 6। सही है, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको उड़ाओ, जैसे n प्लस वन, n प्लस वन और n, ये 2 और ये 3, तो 5 3 15 इधर पहुंच जाएगा, है ना। 5 3 जा 15 इधर आ जाएगा और इधर बचेगा 2n प्लस का 1, 15 में से 1 चला जाएगा तो 14 बचेगा, और n का मान मेरे पास में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। n का मान कितना आ गया, 7 आ गया। हाँ, कमेंट शो हो रहे हैं सभी के। विश्वामित्र जी थैंक यू भैया। चलो, कल क्लास आपकी नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी नेक्स्ट एग्जाम, मतलब कोई एक दूसरा एग्जाम था, उसके लिए मैराथन थी, इस वजह से आपकी मैं क्लास नहीं ले पाया था, शायद आपको ग्रुप पे भी मैंने बताया था। ठीक है जी, वंश कह रहे हैं सर जेई एडवांस के क्वेश्चन कराओ। देखो, जेई एडवांस के क्वेश्चन कराने से फायदा नहीं, जेई मेंस के क्वेश्चन करा सकता हूँ जो आपके लेवल पे हैं। एडवांस का तो कोई फायदा नहीं, एडवांस का तो फिर बहुत ही अलग लेवल है उसका, एडवांस का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है इसमें कराने का। हाँ, जेई मेंस, मेंस का तो क्वेश्चन मैं कराता भी हूँ, अभी कल वाली जो सीट मैंने करवाई थी इसमें
जो आपको उसमें पता चल गया था प्रैक्टिस क्लास में, उसमें भी आपके लगभग हमने 7 से 8 क्वेश्चन आपके जेई मेंस के रखे हैं। ठीक है भैया, प्रीति, प्रभाकर, दिवेश, वंश, कुमार, गौरव, शिवानी, तनु, राहुल, चलो भाई। लास्ट क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर -27 आएगा। आपने -31 कराया है। लास्ट एक बार जो आप देख लेना, लास्ट क्लास जो हुई थी सिक्वेंसेंट सीरीज की, उसमें एक बार चेक कर लेना। हो सकता है मे भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर गलती हुई हो तो आप उसको सुधार लेना। बाकी मैं एक बार चेक करके ग्रुप पे आपको कन्फर्म कर दूंगा या मैं कल की क्लास में बता दूंगा। ठीक है भैया। हाँ, एडवांस और रही बात, बिल्कुल एडवांस का लेवल बहुत यूनिक है। अभी लास्ट टाइम पे क्या हुआ था कि जे एडवांस का एग्ज़ाम हुआ, तो फिजिक्स वाले की देन बता रहा हूँ मैं, फिजिक्स की। ठीक है, शायद आपको पता ना होगा। फिजिक्स वालों ने, मतलब फिजिक्स के जो टीचर थे, एक बहुत ही रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है, सबको पता होगा कि जेई के प्रोस्पेक्टस से अगर सोचा जाए तो कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे बेहतरीन है। उसमें क्या हुआ कि एडवांस का एग्ज़ाम हुआ, एडवांस के नहीं, नीट का ही एग्ज़ाम हुआ था। जे एडवांस को तो छोड़ो, नीट का हाँ, नीट का एग्ज़ाम हुआ। तो उसमें क्या होता है, जब पेपर का एनालिसिस होता है ना, या जो सॉल्यूशन बोलते हैं, तो उसमें ना फिजिक्स के जितने भी हमारे अध्यापक थे, उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए। ठीक है। वो रीजन बताऊँ ना क्यों, क्या ऐसा क्या था? उसका रीजन था कि लास्ट वाले इनटेक में ना, जो वो आपने देखा होगा कि नीट के एग्जाम को लेकर लास्ट टाइम नहीं चीज़ें हुई थी, लास्ट चीज बहुत धरने हुए थे, या एक्स वाई जेड एनटीए को लेकर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर, कि ये धांधली कर रहा है, क्वेश्चन गलत है, या एक्स वाई जेड करके। तो इस बार पता क्या हुआ, इस बार उसने इतना पेपर ही का लेवल बढ़ा दिया कि जो फिजिक्स के टीचर थे, जो गए थे धरने पे, या जिन्होंने ये बात बोली थी, है ना, 5 टीचर थे, 5 टीचर थे, जिसमें से एक ही जगह के थे, मतलब 3 तो एक ही जगह के थे, 3 4 तो समझ लो कि पेपर का लेवल ही इतना कर दिया कि उन्होंने कहा कि बस खत्म, नहीं हो पा रहा। तो वो फिर उनका लेवल अलग होता है एडवांस का, तो एडवांस अलग है। ठीक है जी। अभी ना आप जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका हुआ है, उसको आप थोड़ा सा प्रयास करना समझने का, 1 2 बार और देख लेना। अगर नहीं आता है तो फिर मैं उसको वन शॉट रिवीजन के तौर पे अभी क्लास नहीं लाऊंगा, क्योंकि अभी मेरा सिलेबस बहुत बाकी है, अभी नहीं लाऊंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, मैं इन सभी का एक बार रिवीजन जरूर करा दूंगा, जैसा हम कराते हैं। ठीक है भैया, सभी के मैसेज आते हैं, बस ये है कि नहीं। हाँ, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्लानर कैसा है। देखो, टाइम टेबल की बात अलग है, टाइम टेबल तो आपका खुद से मैनेज हो पाएगा ना। टाइम टेबल के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं तो 24 घंटे फ्री हूँ, कहने का मतलब ये है। पूरे दिन मेरी क्लास है, रात में अगर फ्री हूँ तो आपके कंटेंट पे काम हो जाता है, बस खत्म है। लेकिन बस ये है कि आपकी अलग अलग परिस्थितियाँ, आप कितना कितना समय दे पाओगे, बस इतना देना ध्यान रखना कि अभी ना, मतलब मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस है, जितने लोगों से मेरी बात हुई जो सिलेक्टेड हुए थे एल टी ग्रेड 2018 वाले में, यानी 19 या 21 में जिनकी ज्वाइनिंग थी, उनसे मतलब मेरे कनेक्टेड में लगभग 3 4 लोग हैं। ठीक है, अलग अलग उनकी पोस्टिंग भी है, और उनके अलग अलग तरीके से नंबर भी आए। एक ने मैथ्स मैथ्स में एक एक लोगों की रैंक जो है, उनकी बहुत बेहतरीन रैंक थी, यूपी में ही उनकी रैंक थी 57 रैंक थी, तो बढ़िया रैंक थी उनकी। तो मेंस का क्राइटेरिया जिसने पास कर लिया ना, मेंस का क्राइटेरिया, तो मेरे हिसाब से जो सॉरी प्री का क्राइटेरिया जिसने पास कर लिया, ठीक है, तो मेंस में मुझे लगता है कि देखो, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आपको ही पता है। और मेंस को लास्ट टाइम में भी मैंने, मतलब कितनी बार मैं वही बात बताऊं, शायद सभी को पता होगा, लास्ट बार केवल एक ही पेपर हुआ था, उसमें से भी बहुत सारी सीटें हमारी खाली गई थी। और रही बात ना कि हमारा परसेंटेज क्राइटेरिया कितना होता है, तो आप दोनों को लेके चलना, आप मैथ्स को भी लेके चलो और जीएस को भी लेके चलो, क्योंकि जीएस में भी हमें लगभग 40% स्कोर करना ही पड़ेगा। यानी कि आपको 25 में से समथिंग समथिंग 10 या 12 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, 12 क्वेश्चन आपको मान के चलना है। ठीक है जी। हाँ, चलिए जी। हाँ, अभी मैं इसके होमवर्क के सारे प्रोवाइड हो जाएंगे, आज को शाम 5 बजे तक मैं दोनों को दोनों सीटें आपको दे दूंगा, क्यूबिक की विथ आंसर की, और इसके जहां तक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इनको कवर कर लेना। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, भरोसा जो है मैं आपका तोड़ने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा आपका भरोसा, क्योंकि जिस लाइन पे आप हो उसी लाइन पे मैं भी हूँ। ठीक है, बाकी मैं आपको बताऊंगा 8 तारीख को खुशखबरी क्या होगी, वो मैं आपको बता दूंगा, अपने से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड नहीं है। 8 तारीख जब आएगी ना, तो खुशखबरी बता दूंगा।
ठीक है। और जो मेरे लिए खुशखबरी होगी तो सिंपल सी बात है, मैं आपके लिए खुशखबरी वो आपके लिए भी ही होगी, क्योंकि आपका मैं छोटा भाई या आपका कलीग हूँ। तो बेहतरीन ही होगा कुछ ना कुछ, और आपके लिए कुछ स्पेशल मैंने सोचा है वो मैं करूँगा बेहतर तरीके से। ठीक है जी, चलिए जी। तो आज हम इतना ही रखते हैं, और बाकी कल की क्लास में मिलेंगे। कल प्रॉपर 2 घंटे की क्लास जाने वाली है, इसी को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक जो है कल की क्लास में कवर हो जाए। ठीक है जी। अब हमारा एक अच्छा, आपसे मुझे सजेशन चाहिए, एक बार मुझे कमेंट करके प्लीज़ सभी लोग बता देना कि जैसे हमारे पास में टाइम कम है ना जी। आ, शादी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी मैं बालक हूँ, अभी मैं बच्चा हूँ, मुझे ज़िंदगी को जीने दो। अभी शादी आदि में क्या है, ये शादी तो एक है ही जो अलग है। वो शादी तो एक तरीके से देखा जाए शादी एक बर्बादी होती है, उसके बारे में तो बातचीत नहीं होनी चाहिए फिलहाल तो। और ना ही करना जब तक वेल सेटल ना हो। अभी तक हम सेटल नहीं हैं, ठीक है। जब हम सेटल हो जाएंगे तब सोचेंगे, जब बुढ़ापा आ जाएगा तब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शादी तो करनी है एक तरीके से, है ना। बस, खत्म कहानी, शादी आदि के बारे में बात ना करना। हाँ, क्या बताना, हाँ ये मैं आपसे सजेशन जानना चाह रहा था, जैसे कि मैं क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ, उसके एक एक दो दो क्वेश्चन करवा दूँ। समझना मेरी बात को थोड़ा सा। जैसे मैं कोई कॉन्सेप्ट कराता हूँ या कराऊँ, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँ, और उसमें दो 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 क्वेश्चन करवा दूँ, उसके एक और दो उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं यूट्यूब पर आपकी प्रैक्टिस करवा दूँ। जो भी मैं आपको वर्कशीट दूंगा या कुछ भी करूँगा, क्या ये सही रहेगा? तो मतलब रेगुलर क्लासेस तो नहीं रहेगी, क्योंकि आपको ही पता है टॉपिक खत्म होने में टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, हर तीसरे दिन आपकी यूट्यूब पर क्लास लग जाएगी। तो क्या ये सही रहेगा? तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना कि अगर ये सही रहेगा तो फिर मैं ऐसा ही करता हूँ। लेकिन भाई प्लीज रिक्वेस्ट है, 8 तारीख से पहले ना करना कुछ भी। 8 तारीख के बाद में ना मैं इतनी जी जान लगा दूंगा, जो आपको चाहिए होगा मैं वो कवर करके दूंगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी। लेकिन प्लीज़ 8 तारीख से पहले नहीं। क्यों? क्योंकि 8 तारीख से पहले मेरे ऊपर बहुत, अभी तक मेरे पास क्लासेस भी हैं और बाकी मेरे खुद के भी काम है, इस रीजन से। ठीक है जी। चलिए, तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद है आपको जो आप मुझे समझ रहे हैं। कैट अलाउड केस में क्या होना चाहिए? अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अगर मैं बात करूं ना टेट, तो मैं खुद ही क्वालिफाई नहीं हूं। चलो जी, सभी को नमस्कार है, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू जी।